नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की पुस्तक के पहले पाठ जनसंचार के माध्यम नामक पाठ पर बात करेंगे। ये कक्षा 11 के लिए लागू है और इस ज़्यादा वक्त खराब न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, संचार किसे कहते हैं? कि मौखिक या लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को भेजने की क्रिया ही संचार कहलाती है। संचार माध्यम किसे कहते हैं? संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए काम आने वाले संसाधन ही संचार के माध्यम है। जैसे चिट्ठी, पत्री, फोन, अखबार, पुस्तक या टेलीविजन या इंटरनेट। आजकल तो इंटरनेट भी जैसे इसका एक माध्यम है। संचार के कितने तत्व माने गए हैं? 4 तत्व माने गए हैं। यदि छोटा प्रश्न है तो ये जवाब लिखेंगे, और थोड़ा सा भी यदि 2 नंबर का प्रश्न भी है तो आप ये चारों चीजें लिखेंगे। स्रोत या संचारक जो भेजने वाला होता है, उसके पास एक संदेश होता है, फिर वो कोई चीज माध्यम अपनाता है, वो चिट्ठी लिखता है या वो बोलकर कहता है, वो फोन करता है या वीडियो कॉल करता आदि, और एक होता है प्राप्तकर्ता। तो ये 4 चीजें हैं, ये चारों चीजें आप क्रमबद्ध तरीके से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, फीडबैक से आप क्या समझते हैं? तो संदेश प्राप्त करने वाले द्वारा संदेश प्राप्त होने के बाद जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है उसे ही फीडबैक कहते हैं। जैसे आपने अपने दोस्त से कहा कि मुझे हिंदी की पुस्तक दीजिएगा, और उसने कहा मेरे पास नहीं है, तो वो उसका फीडबैक था। या मैं थोड़ी देर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको देता हूँ, थोड़ी देर में देता हूँ, इत्यादि। संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य संदेश के प्रसारण में आने वाली बाधा किस नाम से जानी जाती है? शोर या नॉइज के नाम से। यह तकनीकी भी हो सकती है, अर्थात किसी कारणवश भी हो सकती है, कोई मशीनरी की खराबी भी, या कोई भौतिक भी हो सकती है। मतलब रियल में ही कोई शोर हो रहा हो, आवाज हो रही हो। देखिएगा, तकनीकी, जैसे मान लो आप अखबार, एक पत्रकारों ने या संपादक ने अखबार प्रकाशित किया और पाठक उसे पढ़ रहा है। कहीं पर किसी कारण से कोई मिसप्रिंट हो गया, कोई शब्द या कोई 2-4 पंक्तियां, कोई पैराग्राफ, तो पाठक उसका अर्थ या भाव ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो उसे भी हम शोर या नॉइज के नाम से ही जानेंगे। जरूरी नहीं है कि आवाज ही हो। संचार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, समूह संचार, ग्रुप, और जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। इनके थोड़े थोड़े विवरण इस प्रकार से। अंतर्वैयक्तिक अर्थात जब व्यक्ति कुछ सोच रहा होता है, योजना बना रहा होता है, प्रार्थना या इबादत कर रहा होता है, तब अंतर्वैयक्तिक संचार माना जाता है। यह संचार का प्राथमिक या बुनियादी रूप होता है। किसी भी प्रकार का संचार करने के लिए अंतःव्यक्तिक संचार जो है वो अति आवश्यक होता है। आपको अपने मार्ग साहब से कुछ सवाल करने हैं, पूछने हैं प्रश्न, तो उस प्रश्न का जवाब प्राप्त करने के लिए आपके पहले वो जेहन में, आपके मन में वो सवाल आएगा, तो वो है अंतःव्यक्तिक संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है वो है अंतर्व्यक्तिक संचार, कि जो व्यक्तियों के मध्य संचार क्रिया होती है उसे अंतर्व्यक्ति के कहते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य, जैसे पारिवारिक या सामाजिक संबंधों के लिए यह संवाद या संचार बहुत अहमियत रखता है, कि परिवार और समाज में जो संबंध है वो मधुरतापूर्ण रहे, इसके लिए अंतर्व्यक्तिक संचार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। समूह संचार, कि जब किसी समूह है या ग्रुप के द्वारा या दो से अधिक लोगों के द्वारा जब कोई चर्चा की जाती है किसी विषय पर या विचार विमर्श किया जाता है, तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे हम अपनी कक्षा में गुरुजी के साथ जो चर्चाएं करते हैं इत्यादि इसमें आएंगी, वो समूह चर्चा में मानी जाती है। अगला पॉइंट है जनसंचार। यह किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आमने सामने। आमने सामने संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक साधन द्वारा संवाद किया जाता है, तो उसे जनसंचार या मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे टीवी या रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार या किसी नेता द्वारा जनसभा को संबोधित करना, इसमें इसकी खास बात क्या है कि इसमें श्रोता के पास, सुनने वाले के पास अपनी बात रखने का विकल्प नहीं होता। आप टीवी में समाचार सुना कि आज अमुक घटना हो गई, अब आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, क्या फ़र्क हुआ, ये वो, लेकिन आपके पास वो जवाब सवाल करने के लिए वहाँ ऑप्शन वो खुला नहीं होता। यही नेताजी की भाषणों में होता है। नेताजी भाषण दे रहे हैं और आपकी सुनने सुनाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। जनसंचार की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? कि यह या जनसंचार
कि सार्वजनिक प्रकृति, मतलब ये जो पॉइंट है सार्वजनिक कि उसका सार्वजनिक प्रकृति वाला होना ही उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। जनसंचार संचार के अन्य प्रकारों से किस प्रकार भिन्न होता है? ये संचार के 3 अन्य प्रकार जैसे अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक व समूह संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता में सीधा संबंध होता है। मतलब आपस में बातचीत वो आमने-सामने कर सकते हैं। लेकिन जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य कोई संबंध नहीं हो सकता, संपर्क नहीं हो पाता उनका। जनसंचार का सबसे बड़ा दोष क्या है? उसका एक तरफा होना। किसी समाचार पत्र के द्वारपाल के रूप में जाने जाते हैं समाचार पत्र के संपादक, सहायक संपादक या उपसंपादक इत्यादि। संचार के क्या-क्या कार्य होते हैं? किसी वस्तु या सेवा की प्राप्ति, अर्थात आपने अपने मित्र से एक पुस्तक मांगी। संचार के द्वारा किसी व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे किसी आप अपने विद्यालय में देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है उसमें, और मंच पर जो व्यक्ति एंकर का काम कर रहे होते हैं, जो गुरुजी या जो बहन जी, वो यदि बच्चे उठ कर जा रहे होते हैं तो उनको रोकने के लिए या वो आवाज़ लगाते हैं बार बार कि मिठाई लेकर जाना है, या कार्यक्रम के लिए लड़कों या लड़कियों को और मंच पर वो आमंत्रित करते हैं, तो वो एक संवाद है। तो इसके द्वारा हम व्यवहार को नियंत्रण कर सकते हैं, किसी वस्तु या सेवा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अमुक आपको एक लैपटॉप लेना है, लैपटॉप के लिए आप अनेक प्रकार के दुकानों पर जाएंगे या जो भी साधन आपके पास है वो करना चाहते हैं, तो जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाई हाँ कौन सा लैपटॉप है, किस प्रकार से काम करता है, बैटरी कितनी चलती है, आदि आदि। अभिव्यक्ति, अपने भावों की अभिव्यक्ति भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क, समाज में संपर्क स्थापित करने के लिए संचार अनिवार्य चीज है। बचाव, किसी समस्या से बचने के लिए भी संचार की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ में आप फंस गए, तो अब आपको यदि उससे बचना है तो लोगों से संपर्क करना ही होगा, और जो संपर्क करेंगे वही संपर्क क्या कहलाता है? संचार के नाम से जाना जाता है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने में आपने कुछ चीज देखी, सुनी, पढ़ी, लिखी, उसके पश्चात आप अपनी बात रखते हैं तो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है वहां। और अपनी भूमिका निभाने के लिए संचार का होना भी अति आवश्यक है। जैसे एक शिक्षक बिना संचार के अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता। जैसे मैं टीचर हूँ अपने विद्यालय में जाकर, और मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा जब तक मैं संवाद या संचार नहीं कर रहा हूँ। जनसंचार के कौन कौन से कार्य होते हैं? जनसंचार का काम होता है सूचना देना, अर्थात टीवी आदि के माध्यम से देश दुनिया की सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं। शिक्षित करना या जागरूक करना, कि जनसंचार के द्वारा जनता को अच्छे बुरे के विषय में जागरूक किया जाता है, जैसे उपभोक्ता कानून के विषय में जागरूक किया गया। मनोरंजन करना, टीवी, सिनेमा, रेडियो, फिल्म, धारावाहिकों के माध्यम से मनोरंजन करना। एजेंडा तय करना या एजेंडा तय करने में मदद करना, कि एक चीज़ है हम उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में है, तटस्थ है, ये बात हमें उस नियम कानून कायदे का विश्लेषण नहीं पता, उसकी कमियां और उसकी खूबियां, तो हम टीवी के माध्यम से या इन समाचार पत्रों के माध्यम से जान ले सकते हैं कि किस उस चीज़ का नुकसान क्या है, उसका फायदा क्या है। जैसे किसान आंदोलन चला अभी, तो कुछ उसके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, तो पक्ष में थे उन्होंने भी कोई चीज़ पढ़ी होगी, कहीं से जाना होगा, और जो उसके खिलाफ थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कोई सूचना प्राप्त की होगी, तभी वो उसके पक्ष में थे और तभी कुछ लोग उसके खिलाफ थे। निगरानी करना, ये सरकार और सरकारी संस्थाओं के कामकाजों की निगरानी भी जनसंचार का एक महत्वपूर्ण काम है। विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध करवाना, जैसे टीवी डिबेट्स या रेडियो चर्चा या समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर विभिन्न स्तंभों के जरिए एक चर्चा आमंत्रित की जाती है। इससे आपको आपकी बात रखने का एक महत्वपूर्ण मंच मिल जाता है। पौराणिक मिथकों के अनुसार भारत का पहला समाचार वाचक किसे कहा जाता है? नारद को। और नारद का काम बाठा बिड़ाई कोई है, वो मतलब कोई भी बाठा गांव में बिड़ा दे, बाठा ना पसरी में लड़ा दे, ये मतलब इन नारद कहे जहीं। ग्रामीण या लोक संचार माध्यमों के उदाहरण दीजिए, जैसे कठपुतली का खेल है, जैसे लोक नाट्य हैं, लोक नाट्य में जैसे लावणी, रागनी, तमाशा, स्वांग या नौटंकी इत्यादि। प्रिंट मीडिया के लिए की जाने वाली पत्रकारिता के पहलू कितने माने जाते हैं? 3 पहलू। कौन कौन से? समाचार संकलित करना, फिर उसे संपादित करना या काट छांट के छपने के योग्य बनाना, मतलब बहुत से जानकारी ज़्यादा आ गई आपके पास। अब लोगों के लिए कौन कौन सी, मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात पहुंचाने का काम करना ही उसका संपादन करना कहलाता है, तो उसको संपादित करना और फिर किसी पत्र पत्रिका में छापकर पाठक तक पहुंचाना। दोस्तों, इस पाठ में से कुल मिलाकर हम
30 प्रश्न लेकर आए हैं और मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं। आगे के पाठों के प्रश्न उत्तर भी और आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। देखते हैं, आप सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका नाम था बंगाल गजट, जो कलकत्ता से 1780 ईस्वी में निकला। यह अंग्रेजी अखबार था। अगस्त हिस्की द्वारा संपादित किया गया। हिंदी का पहला अखबार कौन सा था? तो हिंदी का पहला अखबार उद्दंत मार्तंड था। यह एक साप्ताहिक पत्र था और इस साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। हिंदी अखबारों और पत्रिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के सबसे बड़े पत्रकार माने जाते हैं महात्मा गांधी। सुमेलित करना है यहाँ पर, एक तरफ पत्र और पत्रिकाएं हैं और दूसरी तरफ उनके संपादक हैं। हंस के संपादक है प्रेमचंद। हालांकि हंस आज तक भी राजेंद्र यादव भी रहे थे उसके, लेकिन उसके सबसे प्रमुख हस्ताक्षर जो हैं वो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति जो इसके संपादक रहे वो सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी और विशाल भारत के बनारसी दास चतुर्वेदी। 1947 देश में कुल कितने रेडियो स्टेशन थे? तो 9 रेडियो स्टेशन थे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली और ढाका, लाहौर व पेशावर। अब ढाका, लाहौर और पेशावर आज़ादी के बाद ये कहाँ चले गए? ये पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। तो 1947 15 अगस्त 1947 को भारत में कुल मिलाकर 9 बचे थे और 15 अगस्त 1947 तक कुल मिलाकर 9 बन चुके थे। और सॉरी, 15 अगस्त 1947 के बाद 6 बचे थे। संचार के विभिन्न माध्यमों के नाम और उनकी विशेषता लिखो। तो अखबार और पत्र पत्रिकाएं ये प्रिंट माध्यम है या प्रिंट मीडिया है या मुद्रित माध्यम है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, टीवी श्रव्य दृश्य दोनों है, इसमें सुना और देखा दोनों जा सकते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में इंदिरा गांधी या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कमेटी का गठन किया था, समिति बनाई थी? तो उस समिति की अध्यक्षता की थी प्रोफेसर पीसी जोशी ने। भारत में सबसे पहली फिल्म किसने, कब और कौन सी बनाई थी? सबसे पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई, 1913 में बनाई। राजा हरिश्चंद्र बनाई और ये एक गूंगी फिल्म थी, मतलब इसमें दृश्य थे और इशारे थे, किसी प्रकार की कोई आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी। उस समय तक हमारी तकनीकी इतनी ही विकसित हुआ करती थी। पहली बोलती फिल्म, मतलब ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसमें पहली बार आवाज़ रिकॉर्ड की गई? तो वह थी आलम आरा। फिल्म का नाम क्या था? आलम आरा। और ये 1931 में बनाई गई थी। देखिएगा संयोग, ये 1913 में है और वो 1931 में है। 1 और 3 को उल्टा कर लो। इंटरनेट मीडिया लोकप्रिय क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सामग्री तथा किताबें इत्यादि एक साथ पढ़ी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं और यहाँ एक तरफा मामला नहीं होता, आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। इंटरनेट मीडिया की सबसे बड़ी खामी क्या है? तो इसकी 2 सबसे बड़ी खामियां जो हैं वो ये हैं। एक तो अश्लील सामग्री यहाँ उपलब्ध हो जाती है, इससे बच्चों के कोमल मन पर असर पड़ता है और अफवाहों के द्वारा अवांछित घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है या उसका दुरुपयोग भी होता है। इंटरनेट मीडिया की खूबी है कि एक क्लिक पर खबर आपके सामने उपस्थित हो जाती है और असामाजिक या समाज के खिलाफ होने वाली बात के खिलाफ लोग लामबंद होने लग जाते हैं, लामबंद होने में मदद मिलती है, मतलब उसके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के गुटेनबर्ग को। जर्मनी के गुटेन गुटेन जर्मनी के गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है कि गुटेनबर्ग ने यदि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं किया होता तो आज तक पुस्तकें छपती नहीं। दोस्तों फिलहाल इतना ही, अनुमति देवें। नमस्ते, जय हिंद।